नमस्कार दोस्तों, इंडो विज़न सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार चौरसिया और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स क्या है। टॉपिक अगर मेरा आज हम बात करें, आज हम बेसिकली किन किन टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये मेरा थोड़ा चार्ट रहा। जब सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि डेफिनेशन क्या होती है अकाउंटिंग की और कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो हमें अकाउंटिंग करने में काफ़ी हेल्प होती है, जिनकी वजह से जिन बेसिकली लाइफ में हम उनका नाम तो सुने होते हैं बट उनके बारे में चीज़ें पता नहीं होती कि इनके बिजनेस के टर्म में कैसे यूज किया जाता है। तो इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो कौन कौन से हैं। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, एंटिटी क्या है, असेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ड्राइंग क्या है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, है ना, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी आगे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट यानी कि कौन कौन से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके बेस पे आज अकाउंटिंग की जाती है। फिर आगे चल के हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं अकाउंटिंग के, फिर जनरल एंट्री, और फिर लास्ट में हम लोग चल करके देखेंगे कि कैसे हम उन टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेस पे, उन टर्मिनोलॉजी के बेस पे और उन कॉन्सेप्ट के बेस पे कैसे हम ट्रांजेक्शन को पास करते हैं बिजनेस के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एज द आर्ट, अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। किस चीज़ की कला है, ऑफ रिकॉर्डिंग, चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, चीज़ों को क्लासीफाई करने की, एंड समराइजिंग, और चीज़ों को समराइज करने की। कैसे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीके से, एक सलीके से, एंड इन टर्म ऑफ मनी, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मनी में मेजर किया जा सके। अगर उन्हें मनी में मेजर नहीं किया जा रहा तो उन्हें हम अकाउंटिंग के अंतर्गत ट्रीट नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट द फिनेंशियल करेक्टर एंड द इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अगर हम बात करें, नीचे डेफिनेशन लिखी है हिंदी में, तो एक महत्वपूर्ण तरीके से पैसों का लेन देन और घटनाओं के संदर्भ में रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और संक्षेपण की कला को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल के द्वारा, हमने एक एग्जाम्पल ले रखा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पर यहाँ पर एक बसंती है और एक रीमा है। रीमा की माँ बसंती, रीमा की माँ बसंती कहती है कि, अब वो वाली बसंती मत समझ लेना, रीमा की माँ बसंती कहती कि बेटा अब स्कूल तो जा रहे हो, स्कूल के जाने के बाद आप ना ये एक थैला ले लेना। अब ये बैग देखो, दिखा रखा मैंने, ये बैग ले लो, और क्योंकि आजकल तो पॉलीथीन बंद हो गई है तो ये एक बैग दे देती है और उसके साथ साथ ना उसको कुछ पैसे दे देती है। तो रीमा तो बड़ी खुश होती है कि आज माँ मुझे पैसे क्यों दे रही हैं, लेकिन रीमा को ये नहीं पता होता है कि जब कि माँ ने उसके अंदर उसको क्या एक लिस्ट डाल रखी है, ये लिस्ट डाल रखी है। बैग जब देखती है तो अरे इसमें एक लिस्ट है, तो बसंती कहती है रीमा से कि बेटा मार्केट से जाना ना तो ये कुछ सामान ले आना। तो कहते ठीक है माँ। अच्छा, वो लिस्ट जो पकड़ाती है, उस लिस्ट में क्या लिख रखा है, जैसे कि हमने कुछ अलग चीज़ें लिख करके दिखा रखी हैं। 2 किलो आलू, 500 ग्राम मटर, 1 kg, है ना, गाजर, ऐसे ही हिंदी में मैंने नोट कर दिए। तो इस तरीके से लिस्ट को ले करके रीमा चली जाती है। अब यहाँ पर लिस्टिंग का जो काम है वो हमारे लिए क्या है, एक तरह से रिकॉर्डिंग। चीज़ों को हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। ठीक है, आगे चल कर बहुत अच्छे से अगर ये आप फिगर समझ गए तो आगे चल करके हम डिफिनीशन को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब रीमा क्या करती है, मार्केट से लौट करके आती है और सारा सामान जो है इस बैग में ले करके आती है। जब घर में बैग ले करके आती है तो बैग को क्या करती है, उलट देती है। और अब उलट देती है, अब अच्छा बताओ, अब हमने जब सामान बाजार में खरीदा होगा तो सारी चीज़ें क्या हो गई, आपस में मिक्स हो गई। अब मिक्स हो गई तो उन्हें हमें क्या करना होगा, अलग करना होगा। तो उस अलग करने की प्रक्रिया को जैसे आलू, प्याज, मटर, गाजर, इन सारी चीज़ों को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, क्लासीफाइंग। फिर जो पर्टिकुलर, जैसे आलू है, प्याज है, सबको अलग कर लिया, अलग करके जो जिस स्थान का है उस स्थान पर रखना हमारे लिए क्या कहलाता है, समराइजिंग कहलाता है। यानी कि अगर बात करें आलू को आलू के स्थान पे, प्याज को प्याज के, गाजर को गाजर, अगर इसमें चीनी है तो चीनी के डिब्बे में, है ना, इस तरह से जितनी भी सारी चीज़ें उनको उनके स्थान पर रखना हमारे लिए क्या कहलाता है, समराइजिंग। यानी कि अगर बात करें एक बार फिर से, अगर हम इन इमेज पे नज़र डालें तो यानी कि यहाँ पर जो लिस्टिंग का काम था वो हमारे लिए क्या था, रिकॉर्डिंग।
फिर चीज़ों को अलग करने का काम क्या था? क्लासीफाइंग। फिर उनको उनके स्थान पर रखने का काम क्या था? चीज़ों को अलग करने का काम क्या था? क्लासीफाइंग। फिर उनको उनके स्थान पर रखने का काम क्या था? समराइजिंग। फिर अब एक बार हम डिफिनीशन पे नज़र डालेंगे और फिर हमने प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से अकाउंटिंग की डिफिनीशन में समझ में आ जाएगी। अकाउंटिंग एज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रकार की कला है। कैसी कला है? किन किन चीज़ों को करने की कला है। अगर हम बात करें आर्ट का रिलेशन उस चीज़ से नहीं है, ड्राइंग से नहीं है। यहाँ पर आर्ट का मतलब है किसी चीज़ को बेहतर तरीके से करना, यानी कि आर्ट क्या है? कला, मतलब एक तरह की हमारी स्किल है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना हमारी क्या है? एक कला है। ठीक है, अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपकी स्विमिंग करना क्या? एक कला है। तो इस तरह से इस चीज़ को, टर्म को ट्रीट किया गया है, यानी कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, चीज़ों को रिकॉर्ड करना हमने जैसे कि बताया था ना, वो लिस्टिंग का काम क्या कहलाया? रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग, उन चीज़ों को अलग अलग करना, क्लासीफाइंग। फिर उनको उनके स्थान पे रखना, समराइजिंग। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, वो भी किस तरीके से? एक तरीके से। एंड इन टर्म ऑफ मनी, और हम उन्हीं चीज़ों को अकाउंटिंग में मेज़र करेंगे जिनको मनी में मेज़र किया जा सके, जिनको मनी के टर्म में मेज़र किया जा सकता है। ऐसे ही ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग के अंतर्गत रखेंगे। अगर हम यहाँ पर प्रोसेस की बात करें कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग का जितना भी सारा काम होगा वो जर्नल के अंतर्गत होगा, यानी कि हमारी जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन होंगी वो हम जर्नल के अंतर्गत पास करेंगे, और वो काम मेरा क्या कहलाएगा? रिकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं डे बाय डे बहुत तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, कभी सेल की, कभी परचेज की, कभी बैंक की, है ना, कभी क्रेडिट सेल की, कभी कैश सेल की। तो तमाम तरह की जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नल के अंदर क्या हो जाती हैं? सब कहीं ना कहीं मिक्स हो जाती हैं। जैसे सेल की, है ना, तो उनके बाद क्या कर देंगे? सारी ट्रांजैक्शन मिक्स हो गई। जैसे कि वहाँ लिस्टिंग के अकॉर्डिंग जब वो मार्केट से सब्जी खरीद के लाई थी तो सारी चीज़ें क्या हो गई थी? मिक्स हो गई थी। तो यहाँ पर भी जितनी भी दिन भर में जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन होंगी वो सब क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी। और मिक्स करने के बाद फिर हमें क्या करना? वही मेरा काम क्या कहलाएगा? रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लासीफाइंग में क्या करेंगे? हम लेजर बनाएंगे, और लेजर के अंतर्गत क्या करते हैं? पर्टिकुलर एक अकाउंट का लेजर बनाएंगे। जैसे बात करें एग्जांपल के लिए, कैश अकाउंट, बैंक, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, असेट्स अकाउंट। तो जो जिन चीज़ों से रिलेटेड हैं, जैसे कैश की चीज़ें हैं तो कैश, जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे सबको उठा के हम कहाँ रख देंगे? कैश के लेजर में। फिर बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट जब हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने सारे ट्रांजैक्शन हैं हम उनको क्या करेंगे? बैंक अकाउंट के अंतर्गत सारे ट्रांजैक्शन कर देंगे। अगर हम बात करें कि संडी डेटर की, अगर हम बात करें कि हमारे जितने सारे डेटर्स होंगे उनके सारे ट्रांजैक्शन हम डेटर्स के अकाउंट में डाल देंगे। तो इस तरह से चीज़ों को अलग अलग, यानी क्लासीफाई करना, और क्लासीफाई कहाँ किया जाता है? लेजर के अंतर्गत किया जाता है। फिर आगे हम बात करें समराइजिंग में क्या करते हैं हम लोग? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत क्या करते हैं? जितने सारे हमारे लेजर में यानी कि सबसे पहले हम लोग जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद हम लोग क्या करते हैं? लेजर में पोस्टिंग करते हैं हर ट्रांजेक्शन को। फिर लेजर के अंदर जितने सारे अकाउंट्स बनते हैं उन सारे अकाउंट्स को उठा करके हम लोग कहाँ ले आते हैं? ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत ले आते हैं। और ट्रायल बैलेंस में लाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस से चीज़ों को ले करके हम ट्रेडिंग बनाते हैं, हम P&L बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर जा करके हम लोग कहीं बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेट, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग होती क्या है, यानी कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L, देन बैलेंस शीट। यही पूरा प्रोसेस हमें पूरे ईयर चलता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करें बिजनेस के टर्मों की। अगर हम बात करें कि बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग, कौन कौन से टर्म होते हैं अकाउंटिंग के अंतर्गत। सबसे पहले अगर बात करें ट्रांजैक्शन की, क्या है ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस के अंतर्गत जितनी भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जितने भी हमें पैसों के लेन देन, यानी कि कुछ गया, कुछ उसके बदले कुछ आया, इन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कहाँ पर? बिजनेस के अंदर। और क्या करें? विच चेंज
इट्स फिनेंशियल पोजीशन, और वो कहीं ना कहीं फिनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? ट्रांजैक्शन। अगर हम बात करें, इफ़ चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें परचेज ऑफ गुड्स, जैसे हमने गुड्स खरीदा, अब हमने गुड्स खरीदा और गुड्स खरीदने, आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि हम उससे कुछ सामान ले रहे हैं और उसके बदले में हम कुछ दे रहे हैं। याद रखना कि ट्रांजैक्शन के अंतर्गत हमें दो चीज़ों का दो इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो उसके बदले कुछ आया होगा और उसके बदले कुछ गया होगा। जैसे हम ही अगर हम बात करें, हम ही सुबह सुबह कुछ सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं? हम किसी से कुछ सामान अगर लेते हैं तो उसे हम कुछ देते हैं। जैसे हमने कुछ असेट्स परचेज की, असेट्स के बदले में उसे क्या दिया? पैसे दिए। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या हो गई? एक तरह की ट्रांजैक्शन हो गई। हम दोनों के बीच में क्या हुआ? एक समझौता हुआ कि भाई ये पैसे हम दे रहे हैं और आप उसके बदले हमें कुछ सामान दे रहे हैं, और उससे क्या होगी? कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वैल्यू उसकी जो है वो फिनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे बात करें कैसे फिनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, जैसे मान लो हमारे पास 500 रुपये हैं, अब 500 रुपये में 200 रुपये की हमने कुछ सामान खरीद ली, तो हमारे पास बचे कितने? 300 बचे। तो कहीं ना कहीं हमारी फिनेंशियल पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? अब वो फिर असेट्स हमारे बिजनेस में आ जाएगी, तो उस बिजनेस की जो असेट्स है उसकी भी तो वैल्यू, कहीं ना कहीं असेट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दो तरह से इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमें, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टर्म देखते हैं कौन सा है। अगर हम बात करें, हाँ, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर हम ट्रांजैक्शन की टाइप्स की बात करेंगे तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हमें ये ट्रांजैक्शन हमें बिजनेस में ट्रांजैक्शन करने के लिए टाइप्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें पहला, यानी कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से बाहर किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंटिटी एंड अदर पार्टी होना चाहिए था। यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस और अदर पार्टी से किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बिजनेस एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, हमने किसी से सामान खरीदा बाहर से, तो वो हमारे लिए क्या एक तरह का एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। सेल ऑफ गुड्स, हमने एक सामान बेची, तो हमारे लिए क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। अगला नेक्स्ट बात करें कि इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होती है? इंटरनल ट्रांजैक्शन बिटवीन सेम बिजनेस एंटिटी, यानी कि जब हम अपने बिजनेस से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि डिप्रीसिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट्स, हमने क्या किया? डिप्रीसिएशन चार्ज कर दिया फिक्स असेट्स पे। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर अभी फिक्स असेट्स के आगे तो हम बात करने वाले हैं, बट अगर हम डिप्रीसिएशन की यहाँ पर बात करें तो डिप्रीसिएशन अगर होता क्या है, अगर हम एक लाइन में अगर डिफिनीशन दें, यानी कि किसी सामान के, किसी वस्तु के या किसी असेट्स के निरंतर या लगातार प्रयोग करते रहने पर उस पर होने वाली कमी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रीसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जैसे मैंने एक फ़ोन खरीदा और वो फ़ोन मैंने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये मान लेते हैं, 10,000 रुपये का एक फ़ोन खरीदा, और आप ही बताइएगा कि अगर हमने 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदा और ख़रीद करके ले करके आए और 5 दिन बाद अगर हम उसे 10,000 का बेचने जाएंगे तो वो क्या बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो गई? कम हो गई। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग वहाँ बात ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, और एक बात हमेशा याद रखना कि डिप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगता है, और एक ऐसी एसेट्स है जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। अगर उस एसेट्स का हम नाम बताएं तो वो है लैंड। बाकी जितनी भी हमारी सारी एसेट्स हैं सब पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन एक फिक्स एसेट्स ऐसी है जिसका नाम है लैंड, उस पर कभी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर होता है। हम कोई भी एसेट्स लाते हैं तो डे बाय डे उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है, और एक समय ऐसा आता है उस एसेट्स की वैल्यू बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांजेक्शन कहते हैं। आगे हम बात करें कैश ट्रांजेक्शन, द अमाउंट पेड और रिसीव्ड एट द टाइम
ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि हम जब ट्रांजैक्शन यानी कि जब हम लेन देन कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें चीज़ें कैश में हमारा जो हमें अगर हमने कोई गुड सेल की तो उसके बदले में हमें क्या मिला, कैश मिला, तो हमारे लिए क्या हो गई, कैश ट्रांजैक्शन हो गई। आगे हम बात करें क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन द अमाउंट इज नॉट पेड इमीडिएटली, यानी कि जिस चीज़ का हम पैसा तुरंत ना पे करके या भविष्य में या फ्यूचर में पे करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जैसे हमने उधार सामान खरीदी तो हमारे लिए ये एक तरह से क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आगे चलते हैं, देखते हैं ये हमारे ट्रांजैक्शन के कुछ टाइप्स थे जो कि बहुत हमें ट्रांजैक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे देखते हैं एंटिटी। एंटिटी की बात करें कि यानी कि एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज डिफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि एंटिटी क्या होता है, एंटिटी कोई बिजनेस है, कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें क्या है, एंटिटी हैं। इनका एक अपना फिजिकल इनका एक अपना इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत अस्तित्व है, इनका एक अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है, ये एक लीगल पर्सन होते हैं। एंटिटी क्या होती है, लीगल पर्सन होती है। अगर जैसे हमें कोई केस करना होगा या कोई कंपनी फॉल्ट करती है तो उस पर केस करना होगा तो हम किस पे केस करेंगे, जा करके बिजनेस पे जा करके। अभी आगे हम लोग चल करके सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत ये एंटिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ जानेंगे कि एंटिटी होती क्या है, जो बिजनेस करती हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, लाइक हमने बात की है कि सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड एक्सेट्रा, बहुत सारी कुछ कंपनियों के नाम और हमने कुछ इमेजेस भी दिखा रखे हैं, ये सारी क्या है, एक तरह की एंटिटी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करें असेट्स की। असेट्स क्या होती है, असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एंड द एंटरप्राइजेज दैट कैन बी द यूजफुली एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म। असेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट इज ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल सुपर बाजार ऑन अ फ्लैट ऑफ ट्रक्स। अगर हम बात करें कि असेट्स है क्या, असेट्स की बात करें यानी कि असेट्स वो चीज़ होती है जो बिजनेस को चलाने में, बिजनेस के ऑपरेशन में क्या करती है, हेल्प करती है, क्योंकि बिना असेट्स के बिजनेस को चलाया नहीं जा सकता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि मुझे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, ये सब हमारे लिए क्या है, एक तरह की असेट्स हैं। तो असेट्स क्या है, जिनका बेनिफिट हमें क्या इन फ्यूचर में मिलता है, फ्यूचर में मिलता रहता है, ठीक है, जो कि बिजनेस को चलाने में काफ़ी हेल्पफुल करती हैं। यानी कि परिसंपत्तियाँ, यानी कि संपत्तियाँ एक उद्यम के आर्थिक संसाधन हैं। कैसे संसाधन हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स हैं जिन्हें उपयोगी रूप से व्यक्त किया जाता है। मौद्रिक शब्दों में अगर हम बात करें मॉनेटरी टर्म में, यानी असेट्स व्यवसाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले के मूल्य की वस्तु है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अक्सर क्या होता है, असेट्स लोग ना असेट्स, अब देखिए बिजनेस की असेट्स कुछ अलग होती है और हमारे घर की कुछ असेट्स अलग होती हैं। तो हम जब ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जब हम बिजनेस में बैठ करके बिजनेस की ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम हर एक चीज़ किसके एंगल से सोचेंगे, बिजनेस के एंगल से सोच करके काम करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ पर्सनल असेट्स की और यहाँ पर मैं बात करूँ बिजनेस असेट्स की। अगर जैसे बिजनेस का ऑनर कभी कभी अपनी पर्सनल कार से बिजनेस के अंतर्गत आता है और उसको उसके खर्चे के लिए पैसा निकालता है, तो उन्हें हम क्या मान के चलेंगे, पर्सनल खर्चे मान के चलेंगे या बिजनेस के खर्चे मान के चलेंगे? नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे क्या होंगे, पर्सनल खर्चे होंगे और हम उनको बिजनेस के अंतर्गत ट्रीट नहीं करेंगे। और जो भी बिजनेस के अंतर्गत दिखेंगी चीज़ें उनको हम बिजनेस के अंतर्गत ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो कि बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को ऑपरेशन करने में उपयोग होती है, सिर्फ वही चीज़ें हम असेट्स मानेंगे, बाकी को हम असेट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं असेट्स के टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली असेट्स दो प्रकार की होती हैं। पहला टेंजिबल असेट्स और दूसरा इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स क्या है, असेट्स विच आर फिजिकली एग्जिस्टेंस दैट कैन बी टचेबल एंड लेफ्ट आर टेंजिबल असेट्स। यानी कि अगर हम बात करें तो टेंजिबल असेट्स जिसका कोई ना कोई एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि उसका एक भौतिक अस्तित्व होता है, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसका ना कोई एक भौतिक आकार होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे लिए टेंजिबल असेट्स होती हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने बात करी कि मूर्त संपत्तियों में अचल और वर्तमान दोनों प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया गया। हाँ, अगर हम टेंजिबल असेट्स की बात करें तो उसके अंतर्गत दो असेट्स और आती हैं जो कि अभी आगे डिस्कस करेंगे, एक फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स। आगे अभी डिफिनेशन और बिल्कुल इनका क्या काम है, कैसे यूज करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि टेंजिबल असेट्स कैन इंक्लूड बोथ एंड द करंट टाइप एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि सम एग्जांपल ऑफ सच असेट्स यानी इंक्लूड फर्नीचर, स्टॉक, कंप्यूटर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, जितनी भी सारी चीज़ें हमारे लिए सब क्या है, टेंजिबल असेट्स हैं। हाँ, आगे हम बात करेंगे इनटेंजिबल असेट्स की है क्या है। इनटेंजिबल असेट्स डू नॉट हैव अ फिजिकल कैरेक्टर, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका कोई ना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, ना उनको हम देख सकते हैं, ना उनको हम छू सकते हैं, ना उनको हम टच करते हैं, ऐसी संपत्तियां क्या कहलाती हैं, इनटेंजिबल असेट्स कहलाती हैं, जिनका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। गुडविल क्या होती, ये कहीं ना कहीं एक हमारे बिजनेस की प्रसिद्धि, प्रचार प्रसार, ये सारी चीज़ें होती गुडविल। गुडविल की बात करें कि फिर बात करें पेटेंट्स, कुछ चीज़ों को लोग अपनी जो अपनी कंपनी की वैल्यू होती है उसको कहीं ना कहीं पेटेंट करा लेते हैं, उसका कॉपीराइट रखते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख करके, उनके लोगों को, उनकी आकार को हम देख करके बता देते हैं कि अगर जैसे हम बात करें एप्पल फ़ोन की बात करें, हम एप्पल फ़ोन में एप्पल लगा होता, लोगो बना होता है, तो उसको हम देख के समझ जाते हैं ये किसका फ़ोन है ना, MI का है, किस चीज़ का है, तो ऐसे हम लोग देख करके समझ जाते हैं। जैसे हम बात करें हमारी कंपनी का लोगो है इंडोविजन, यानी कि हम जैसे ही ये लोगो देखेंगे हमारे दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक हो जाएगी कि ये लोगो किसका है, इंडोविजन का है। तो ये बिजनेस में होते तो हैं बट हमें दिखाई नहीं देते, और कहीं ना कहीं इनकी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ये प्रचार प्रसिद्धि जिनकी वजह से हमारी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, इन्हीं के बेस पे हमारी सेल इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हमारे क्या है, इनटेंजिबल असेट्स। आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स होती क्या है कि करंट असेट्स आर असेट दैट कैन बी द कन्वर्टेबल इन द कैश विद इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑन द ओपनिंग ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि करंट असेट्स क्या होती है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनको एक वर्ष में या एक फाइनेंशियल ईयर में या उससे पहले कैश में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसी संपत्तियां क्या कहलाती हैं, करंट असेट्स कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, फिर एक बार रिपीट करते हैं कि ऐसी संपत्तियां यानी कि ऐसी असेट्स जिनको एक साल के अंतर्गत या एक फाइनेंशियल ईयर में या उससे पहले हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, वो संपत्तियां हमारे लिए क्या कहलाती हैं, करंट असेट्स कहलाती हैं। करंट असेट्स आर यूज्ड टू द फैसिलिटेट डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड द इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनको हम कहने के डे टू डे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कैश तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी हमारी क्या होती है, करंट असेट्स होती हैं। बैंक, अब जैसे बैंक में जो भी मेरा पैसा रखा हुआ है, हम उसको कहीं ना कहीं बहुत जल्द हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक से मैंने विड्रा कर लिया, वो कैश में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। स्टॉक, हमारे पास बहुत सारा स्टॉक लगा है, उसको हम सेल करके तुरंत हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर, हमने बहुत सारे अपने हमारे जितने सारे डेटर्स हैं उनको हमने उधार गुड्स सेल कर रखी है, और अगर हमने कोई गुड्स उधार सेल कर रखी है तो मैं तो ये चाहूँगा नहीं ना कि वो पैसा मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद है, नहीं। क्या मैं क्या चाहूँगा कि वो पैसा कुछ टाइम के तुरंत बाद हमें क्या हो जाए, मिल जाए। तो वो हमारा डेटर्स है, हम चाहेंगे तो वो पैसा हमें तुरंत मिल जाएगा, 1 साल, विदिन 1 साल के अंतर्गत मुझे पैसा मिल जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है मेरा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स क्या होती है, फिक्स असेट्स आर नॉन करंट असेट्स। फिक्स असेट्स को बेटा और नामों से भी जाना जाता है, इसको नॉन करंट असेट्स भी कहते हैं। कंपनी यूज इन द बिजनेस ऑपरेशन, और इसको कंपनी क्या करती है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए यूज करती है फॉर मोर देन अ 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए। यानी कि ऐसी एसेट्स जिनका प्रयोग हम 1 साल से ज़्यादा के लिए,
एक साल से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है, फिक्स असेट्स हैं। यानी कि बात करें एक सिंपल सी लैंग्वेज में, एक लाइन में डेफिनेशन की, तो फिक्स असेट्स क्या है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका उपयोग हम एक साल से ज़्यादा या बिजनेस के ऑपरेशन के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, फिक्स असेट्स कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, लैंड, बिल्डिंग, है ना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। अब हमने मशीनरी एक बार लगवा दी तो हम उसे डेली तो चेंज नहीं करेंगे ना, या हमने जहाँ पर एक बार प्लांट लगवा दिया उसे हम डेली तो चेंज नहीं करेंगे ना कहीं उसको कुछ टाइम के बाद ही हम चेंज करेंगे जब काम करना बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमारे ये सारी चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, फिक्स असेट्स हैं। आगे बात करते हैं फिक्स असेट्स के बाद अगली डेफिनेशन की, लायबिलिटी। अभी एसेट्स की बात हो गई, अब हम बात करें लायबिलिटी। कहीं ना कहीं बिजनेस को चलाने के लिए हमारे ऊपर कुछ लायबिलिटी होती हैं। बिजनेस को चलाने के लिए हमें कभी कभी क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है ना। तो लोन लेना हमारे लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, लोन लेना, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। उस सामान को उधार खरीदना, ये एक प्रकार की क्या है, लायबिलिटी है, जो कि हम फ्यूचर में उसको कहीं ना कहीं पे करते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक दायित्व एक ऐसी चीज़ है जो जिसे कोई कंपनी या व्यक्ति बकाया करती, आमतौर पर धन की राशि हो सकती है, धन, माल या सेवाएं सहित आर्थिक लाभों के हस्तांतरण के माध्यम के समय के साथ देयताओं का निपटान किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए ना, कौन किस चीज़ की हमें लायबिलिटी हो सकती है। लायबिलिटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू ओन, क्या होती है, दोनों में बहुत अंतर है। लायबिलिटी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑब्लिगेशन टू द अनदर पार्टी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले मॉर्टेज की बात करें, लीज, कार लोन, हमने बिजनेस के चलाने के लिए कार लोन पे ले ली, प्रॉपर्टी मैंने पट्टे पे ले ली, लीज पे ले ली, है ना, मॉर्टेज, है ना, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का यूज किया, है ना, सर्विसेज, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इंटरनेट, अकाउंट पेबल, ठीक, ये सारी सब चीज़ें क्या हमारे लिए और उनके लिए यूज़ द ग्रो ऑफ द बिजनेस। और इन चीज़ों को हम क्या बेनिफिट इनसे मिलते हैं, क्यों हम लायबिलिटी लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, पे फॉर द एक्सपेंसेस, और अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए हम लायबिलिटी यूज करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी और लायबिलिटी हैं। अगर हम बात करें, दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। अगर बात करें मेनली कितने टाइप्स की लायबिलिटी होती, 2 तरह की लायबिलिटी होती है, एक करंट लायबिलिटी और दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम बात करें करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। और लायबिलिटीज दैट और द ड्यू एंड द पेबल विद इन 1 ईयर, यानी कि ऐसे दायित्व जिनका भुगतान हम 1 साल के अंदर या 1 फाइनेंशियल ईयर से पहले कर देते हैं, ऐसी लायबिलिटी हमारे लिए क्या कहलाती हैं, करंट लायबिलिटी कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, इंटरेस्ट पेबल, हमने लोन ले रखा है, अब लोन के बदले मुझे क्या करना होगा, इंटरेस्ट पेबल का इंटरेस्ट क्या करना होगा, मुझे पे करना होगा, और वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मुझे साल दर साल पे करना होगा। इनकम टैक्स पेबल, अब मुझे इनकम टैक्स भी इसे मुझे साल दर साल पे करना होगा। बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट, बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हम बिजनेस में जब हम बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक से बोलते हैं, भैया पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट होता है क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है कि मान लो कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, और मुझे ना 12,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक से हम क्या बोलेंगे, भैया कि मुझे ना 12,000 रुपये आप दे दो, और मैं आपको विद इंटरेस्ट कुछ टाइम के बाद में मैं आपको क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो अकाउंट में तो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन अकाउंट मुझे पे कितना कर रहा, 2,000, तो वो 2,000 जो रुपये है ना कहीं वो मेरा क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो इसे आगे चल करके ये पूरा बहुत बड़ा टर्म है जिसको समझेंगे आगे चल करके, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट हो जाता है, और वो वही ओवरड्राफ्ट हमारी क्या बन जाती है, एक लायबिलिटी बन जाती है। और कैसी लायबिलिटी बन जाती है, करंट लायबिलिटी बन जाती है। एक्रूड इन एक्सपेंस, अगर हम बात करें एक्रूड एक्सपेंस होते क्या है, यानी कि अगर हम बात करें कि ऐसे एक्सपेंस जिनका मैंने बेनिफिट तो ले लिया, इनकम अर्न तो हो गए, बट उन्हें अभी हमने पे नहीं किया, यानी कि उनके बेनिफिट तो ले लिए बट उन्हें उन खर्चों को हमने भी पे नहीं किया। जैसे
किसी मजदूर से मैंने काम करवा लिया, मजदूर से मैंने काम तो करवा लिया लेकिन मैंने उसको मजदूरी नहीं दी, तो वो हमारे लिए क्या है ना, कहीं ना कहीं एक तरह का एक्रूड एक्सपेंस है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, हमने किसी बैंक से या किसी पर्सन से कुछ समय के लिए लोन ले रखा, तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार की लायबिलिटी है। और कैसी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। यानी कि इन तरह की जितनी भी सारे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन सभी लायबिलिटीज़ को हम कहीं ना कहीं एक साल से पहले यानी एक फाइनेंशियल ईयर से पहले पे करते हैं। ये हमारी सारी क्या कहलाती हैं, करंट लायबिलिटी कहलाती हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में मैंने डाल रखा है कि यानी कि वर्तमान देनदारियाँ, यानी इनको अल्पकालीन देनदारियाँ भी बोलते हैं, जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर कर दिया जाता है। बाकी एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करेंगे। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बोलते हैं। और लायबिलिटीज़ दैट आर द ड्यू आफ्टर ईयर ऑफ मोर, यानी कि ऐसी लायबिलिटीज़ जिनका भुगतान हम 1 साल के बाद या फिक्स टाइम के बाद करते हैं, वो सारी लायबिलिटीज़ क्या कहलाती हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, बॉन्ड्स पेबल, अभी डिस्कस करते हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, मॉर्टेज पेबल। अगर हम बॉन्ड की बात करें, ये बॉन्ड होते क्या हैं? बॉन्ड एज ए डिबेंचर होते हैं। क्या होता है? बिजनेस को बिजनेस चलाने के लिए कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत होती है, और उन पैसे कहाँ से लाएं? पैसे के कितने सारे सोर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस को चलाने के लिए, तो 2-3 तरह के सोर्स हो सकते हैं। या तो वो जाए बैंक से लोन ले, बैंक में लोन ले, या फिर जाए पब्लिक में अपने शेयर इशू करें, पब्लिक में शेयर इशू करेगा, पब्लिक उसे खरीदेगी तो उसके पास पैसा आएगा। या फिर जाए पब्लिक में जा करके वो क्या करें, बॉन्ड्स इशू करें। बॉन्ड्स इशू करेगा तो क्या होगा, उसके पास पे क्या आएगा, पैसा आएगा, और पब्लिक उसके बॉन्ड्स खरीदेगी उस कंपनी की, और उस बॉन्ड्स के बदले उसको कंपनी को क्या पे करना होगा, डिबेंचर्स के बदले उन्हें क्या पे करना होगा, एक इंटरेस्ट देना होगा। और इंटरेस्ट देने के बाद एक लिमिट निर्धारित कर दी जाती है कि आप जो है 5 साल या 10 साल तक के लिए आप हमारे डिबेंचर को खरीद रहे हो, और तब तक आप, जब तक मेरा पैसा आप वापस नहीं करोगे, तब तक उसके बदले आप क्या देते रहोगे, मुझे इंटरेस्ट पे करते रहो, वो फिक्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। आगे देखते हैं, अगला टर्म क्या होता है, कैपिटल। अगर हम बात करें कैपिटल क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की समझ में नहीं आता। और बात करने की क्या है कैपिटल, यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इन इज नो एज अ कैपिटल। यानी कि अमाउंट, यानी कि वो पैसा जो बिजनेस के ऑनर द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। फिर से एक बार समझते हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, यानी कि वो पैसा जो बिजनेस के ऑनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, वो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और हमेशा याद रखना कि कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यानी जो पैसा बिजनेस में ऑनर लगाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। आगे देखते हैं, सेल्स। सेल्स की अगर हम बात करें कि सेल्स क्या है, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और द प्रोवाइडेड टू कस्टमर। यानी कि सेल्स क्या है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स, किसका, गुड्स का, और सर्विसेज का, सोल्ड किसको, या प्रोवाइडेड टू कस्टमर को। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या है, सेल्स प्रोवाइड करता है कस्टमर को, तो उसे हम लोग सेल्स कहते हैं। यानी कि बिक्री, ग्राहकों को बेची गई या प्रदान की गई वस्तुओं को क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। अगर सेल्स की बात करें तो कितनी तरह की होती है, सेल्स 2 प्रकार की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जब हम गुड्स को नगद यानी कैश में बेचते हैं, और यानी हमें इमीडिएटली कैश मिल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कैश सेल्स। अगर हमें इमीडिएटली कैश नहीं मिलती है, कुछ टाइम के बाद या इन फ्यूचर में हमें जब कैश मिलेगी, तो उस लोग हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल्स। आगे हम बात करेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न्ड बाय द सेलिंग इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू कस्टमर कॉल्ड सेल्स ऑफ रेवेन्यू है। यानी कि जो भी सेल्स करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट सेल करें, जो भी हम सर्विसेज सेल करें, उसके बदले में उससे जो अर्न होगा, जो अमाउंट हमारे पास आएगा, वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे कमीशन। कमीशन, हमने जैसे किसी का कोई काम किया, ठीक है, उसके बदले में हमें क्या मिला, कमीशन। इंटरेस्ट, हमने किसी पर्सन को लोन दे रखा, उसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। डिविडेंड,
हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, अब उन शेयर के बदले मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड, रॉयल्टीज, रेंट, हमने कोई मकान किराए पे उठा रखा है उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, रेंट। तो इन सारी, अब बात करें यानी कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज, रेंट, ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमारी क्या है, सर्विसेज हैं। यानी कि रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। एक तरह से रेवेन्यू क्या होती है, इनकम होती है। याद रखना, इनकम और प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इनकम और प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इनकम के अंतर्गत ही प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड होता है, ठीक है, और सारे खर्चे भी उसमें इंक्लूड होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। आगे समझते हैं। एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू और नो एज एक्सपेंस, यानी कि ऐसे खर्चे जिनका हमने बेनिफिट ले लिया है, ऐसे खर्चे यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया है, वो हमारे क्या है, सारे खर्चे हैं। जैसे सैलरी, हमने बंदे से काम करवा लिया तो हमने एक बेनिफिट लिया ना, तो उसके बदले उसे हम क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो हमारा एक प्रकार का क्या है, खर्चा है। उससे मैंने क्या, जिसके ऑलरेडी मैंने बेनिफिट्स ले लिए हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। जैसे मजदूर, उससे मैंने मजदूरी करवाई, क्या किया, बेनिफिट्स ले लिया, तो वो हमारे लिए क्या है, मजदूरी है। तो जितने भी सारे एक्सपेंस हैं, जितने भी जिनका हम बेनिफिट्स पहले ले चुके होते हैं, वो सारे हमारे लिए क्या हैं, खर्चे हैं। आगे देखते हैं, प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंस, यानी कि हमने जितना कमाया, यानी कि हमारा जितनी इनकम हुई, इनकम से हम क्या माइनस कर देते हैं, एक्सपेंस। जब हम इनकम से एक्सपेंस माइनस कर देते हैं और जो बचता है वो और हमारे लिए वही क्या है, प्रॉफिट है। एक बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट इज द रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर इन अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, ठीक है, लाभ मालिकों के बढ़ते के निवेशों को बढ़ाता है। क्या करता है भाई, प्रॉफिट आएगा तो जाहिर सी बात है मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि हमने जितना कमाया उससे क्या करेंगे, सारे खर्चे माइनस कर देंगे, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए वो हमारे पास हमारा प्रॉफिट है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं ऑनर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, प्रॉफिट। गेन की बात करें, यहाँ पर गेन का क्या है, प्रॉफिट that arise from the events of the transaction which incidental of the business, such as the sales of fixed assets, winning a court case, appreciation in the value of assets। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि प्रॉफिट और गेन दोनों अलग अलग टर्म हैं। हमेशा कंफ्यूजन होती है कि हम लोग प्रॉफिट को और गेन को सेम समझ बैठे, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉफिट क्या होता है कि वो रेवेन्यू, जितना हमारा सारा रेवेन्यू होता है, जितना सारा हमारा रेवेन्यू होता है उससे हम माइनस करते हैं एक्सपेंस, तब वो हमारा प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर हम गेन की बात करें, यानी कि जो हमें एक्सीडेंटल प्राप्त हो जाए, यानी कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और वो चीज़ें जब हमें प्राप्त हो जाए, वो उसे हम कहते हैं गेन। एग्जाम्पल के तौर की बात करें, जैसे फिक्स ऑफ असेट्स को बेच दिया, उससे जो पैसा मिला वो हमारे लिए क्या, गेन है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो असेट थी उस पर हमने कंटिन्यू लगातार प्रतिवर्ष डिप्रिसिएशन चार्ज कर करके उसकी वैल्यू क्या कर ली है, रिकवर कर ली है। और वो फिर एक टाइम ऐसा आता है फिक्स असेट्स की जिसकी वैल्यू क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और जो फिर अब वैल्यू समाप्त हो गई तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं कबाड़ के भाव चली गई, तो उसको बेचने से जो पैसा आएगा वो हमारे लिए क्या, एक तरह का गेन है। विनिंग अ कोर्ट केस, हमने जैसे कोई कोर्ट केस जीत लिया, उम्मीद नहीं थी बट वो हमारे लिए, क्योंकि क्या प्रॉफिट क्या होता है मैं बता दूं, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट के पीछे कहीं ना कहीं हमें खर्च करना पड़ता है। प्रॉफिट के पीछे कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंस खर्च करने पड़ते हैं, तब जा कर के उसके बदले हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन गेन के पीछे हमें कुछ खर्च नहीं करना होता है, हमें अकस्मात जो आकस्मिक चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं उन्हें हम गेन कहते हैं। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कुछ पड़े हुए पैसे मिल जाए मुझे, या कोई पड़ी हुई सामान मिल जाए, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस के एंगल से अगर देखें तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरह का गेन है, ठीक है। कहीं से मुझे एप्रिसिएशन मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, गेन है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगे डिफरेंस प्रॉफिट और गेन। बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि क्या डिफरेंस होता है प्रॉफिट और गेन में। आगे हम बात करें लॉस, क्या होता है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ
अ पीरियड ओवर इज द रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्न एज द लॉस। क्या होता है, कभी कभी हमारे जो रेवेन्यू हैं उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। रेवेन्यू से ज़्यादा जब खर्च हो जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लॉस, नुकसान। ठीक है, जो कि दिखाया गया है, देखो यहाँ पर कैसे लॉस को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो हमें रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ और एक्सपेंस हमारे क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। खर्च मैंने ज़्यादा कर दिया, रेवेन्यू कम मिला, तो हमारे लिए एक तरह से ये कहीं ना कहीं क्या है, लॉस है। आगे देखते हैं वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर की बात करें तो वाउचर एक प्रमाण होता है बिजनेस में। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज सपोर्ट अ ट्रांजेक्शन इन नो एज वाउचर। यानी कि जो ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में एविडेंस होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, वही हमारे लिए क्या है, वाउचर। क्योंकि इन फ्यूचर हम अगर बात करें, इन फ्यूचर जब भी हम बिजनेस का ऑडिट कराएंगे, बिजनेस की सारी चीज़ें कराएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं एक प्रमाण देना पड़ेगा, एक साक्ष्य देना पड़ेगा कि, या हमें देखना पड़ेगा कि, या हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो उसका एक रूप होना चाहिए कि किसके बेस पे हम ट्रांजैक्शन पास करें। प्रमाण के तौर पर एक हम कहीं ना कहीं वाउचर अपने पास रखते हैं, चाहे वो सेल्स का हो या परचेज का हो। दो तरह के वाउचर्स होते हैं, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर। क्योंकि हम किसी को सामान सेल करेंगे तो उसको हमें उसके बदले में एक कॉपी उसको देंगे और एक कॉपी हम कहीं ना कहीं अपने पास रखेंगे। परचेज वाउचर जब अगली पार्टी मुझे देगी तो कहीं ना कहीं मुझे भी वाउचर देगी। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रमाण होते हैं। ठीक है, और लीगल प्रमाण कहीं ना कहीं माना जाता है। आगे देखते हैं गुड्स क्या होती हैं। इट्स रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस अंटिल इन द डीलिंग। यानी कि बिजनेस में हम जिस चीज़ को डील करते हैं, बिजनेस में हम जिस चीज़ को डील करते हैं, जिस यूनिट को डील करते हैं, वही हमारे लिए क्या है, गुड्स। सेलिंग अ प्रोडक्ट क्या करा, विच इट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग और द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। यानी कि ऐसी वस्तु जिसको हम प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको हम सेल करने के लिए, सेल करने के पर्पज से खरीदते हैं, वो हमारे लिए क्या है, गुड्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें कि हमने कोई सामान खरीदी, कोई गुड्स खरीदी, ठीक है, और हम उसे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, उसे लेकर के आ रहे हैं, अगर उस सामान को हम अपने बिजनेस में रखते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ चेयर का, अगर मैं चेयर का बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें मैं खरीद करके लाऊंगा और उनको मैं अपने बिजनेस में रखता हूँ, और रखने के बाद मैं उन्हें बेचने का काम करता हूँ, तब तो वो हमारे लिए गुड्स हैं। हम उन सभी चीज़ों को क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। अगर वही चेयर या वही टेबल मैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए ला रहा हूँ, तो हमारे लिए क्या है, गुड्स नहीं है। यानी कि गुड्स हमारे लिए वही चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को, जिस यूनिट को हम बिजनेस में क्या करते हैं, डील करते हैं, यानी कि उसकी प्रोड्यूसिंग करेंगे, उसको सेल करेंगे, वही चीज़ें हमारे लिए गुड्स हैं। बाकी की सारी चीज़ें हमारे लिए गुड्स नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी, मैं इलेक्ट्रिसिटी की मैं लाइट की बात करूँ, यानी बल्ब की बात करूँ, ट्यूबलाइट की बात करूँ, CFL की बात करूँ, तो क्या है, अगर हम इनको अपने बिजनेस में बेचने के लिए ला रहे हैं तो हमारे लिए गुड्स हैं। अगर हम कहीं ना कहीं इनको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, असेट्स हो जाएंगी। तो वही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को हम बिजनेस में गुड्स के एज ए गुड्स ट्रीट करते हैं, जिनको हम सेल करने के पर्पज से खरीद के लाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टर्म क्या है गुड्स के बाद, ड्राइंग। बहुत अच्छा है। ड्राइंग का मतलब बेटा वो आर्ट से नहीं है, कला से नहीं है, यहाँ ड्राइंग का मतलब कुछ और है। ठीक है, क्या है, विड्रॉ ऑफ मनी and goods, withdraw of money and goods by the owner from the business for personal use in known as the drawing। क्या होता है कि जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से अपने यूज के लिए, यानी कि पर्सनल यूज के लिए या घरेलू यूज के लिए, जब बिजनेस से गुड्स या असेट्स को विड्रा करता है, निकालता है, तो हमारे लिए वो क्या होती है, कहीं ना कहीं ड्राइंग होता है। क्यों इसे ड्राइंग कहा गया। और ड्राइंग भी एक तरह का क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट इसलिए होता है, अभी आगे चल करके हम लोग जब डिस्कस करेंगे अकाउंट के बारे में, तब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे ड्राइंग मनी आउट। ठीक है, क्या होता है क्या, हाँ, हम लोग क्या बात करें थे, ड्राइंग, यानी कि जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से अपने यूज या व्यक्तिगत यूज या प्रयोग के लिए, घरेलू या डोमेस्टिक यूज के प्रयोग के लिए, जब बिजनेस से गुड्स या कैश को विड्रा करता है, तो हमारे लिए क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, जब बिजनेस का ऑनर कौन होता है, बिजनेस का मालिक, वो क्या करेगा। देखिए यहाँ पर दो समझने की बात ये कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों बिल्कुल अलग अलग है।
ठीक है। तो बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस से चीज़ें निकालेगा तो वो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हो जाएंगी, और वो कहीं ना कहीं ड्राइंग यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जो कि वो जब कैपिटल लगाया होगा तो उस कैपिटल से जाकर के ड्राइंग क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आगे देखते हैं परचेज। परचेज क्या है? परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स। परचेज क्या है? टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड कैश और यूज सेल। यानी कि परचेज वो चीज़ें होती हैं जिनको हम बिजनेस में बेचने के पर्पज़ से खरीद करके लाते हैं, इसके पर्पज़ से बेचने के पर्पज़ से खरीद करके लाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, परचेज कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेल्स। परचेज के बाद स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक की बात करें कि स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज द मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, स्पेयर एंड द अदर आइटम इन अ बिजनेस। यानी कि बिजनेस में प्रेजेंट टाइम में, यानी कि समथिंग ऑन हैंड, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जब हम बिजनेस में जाएं या शाम को सारा दिन बेचने के बाद बिजनेस में जितना सारी चीज़ें बच जाती हैं एक टाइम पे, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे जितनी भी सारी चीज़ें बच जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? इट इज़ अ कॉल्ड स्टॉक इन हैंड, इसको बोलते हैं। यानी कि जितनी सारी चीज़ें बेचने से बच गई वो सारी चीज़ें क्या है? स्टॉक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक कोई बंदा है और यहाँ पर कोई सेल वगैरह नहीं हो रही, भी बंद है बिजनेस। ये सारी चीज़ें बेचने से क्या हो गई? बच गई। अगले दिन तो बिकेंगी, लेकिन वो आज के लिए क्या है? स्टॉक है। ठीक है, और स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, आगे देखते हैं डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर आर अ पर्सन। डेटर क्या हो सकते हैं? कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई एंटिटीज हो सकती है ना। डेटर्स हमारे कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई एंटिटीज हो सकती, हु और टू enterprises and other of the buying goods and services on credit। यानी कि अमाउंट ऑफ द बाइंग, यानी कि वो अदर पार्टीज, वो अदर पर्सन जो मुझसे क्या करते हैं? गुड्स बाइंग करते हैं। कैसे? उधार बाइंग करते हैं, गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जिनको हम गुड्स और सर्विसेज उधार सेल करते हैं या वो मुझसे गुड्स और सर्विसेज उधार खरीदते हैं, वो हमारे लिए क्या है? डेटर्स हैं। यानी कि उनसे मुझे फ्यूचर में क्या होगा? पैसा लेना होगा। यानी कि दिखा रहा है पर देख सकते हैं आप कि डेटर इज अ पर्सन, बॉडी, एनी अदर फ्रॉम ऑफ अ पार्टी इन अ ट्रांजेक्शन विच ओन मनी ऑफ द अदर पार्टी। यानी कि डेटर वो होते हैं जो अदर पार्टीज को, अदर पर्सन को हम गुड्स और सर्विसेज उधार सेल करते हैं, वो हमारे लिए सारे क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं? डेटर्स के नाम से जानते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज an amount for the providing the enterprises goods and services on credit। यानी कि जिन पर्सन से या जिन एंटिटीज से, जिन एंटरप्राइजेस से हम गुड्स और सर्विसेज उधार लेते हैं, वो सारी हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर्स हैं। बात समझ गए? वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या? क्रेडिटर्स हैं। ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, डेटर, क्रेडिटर्स। और हम बात करेंगे, अगला जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम होते तो बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन मैंने कुछ ही बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रखे हैं, 4-5 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रखे हैं। बेसिक थोड़ी सी चीज़ें इनकी समझते हैं क्या होते हैं। कि फर्स्ट अगर हम बात करें कि बेसिक एंटिटी, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सबसे पहला है बेसिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। होता क्या है बेसिक एंटिटी कॉन्सेप्ट? मैं आपको बता दूं बेटा कि बेसिक एंटिटी यानी कि बिजनेस और बिजनेस के ऑनर की यहाँ पर बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस और बिजनेस ऑनर दोनों अलग चीज़ें होती हैं। बिजनेस अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। बिजनेस का ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। हम ट्रांजैक्शन किसके यहाँ पास करते हैं? बिजनेस के यहाँ पास करते हैं। लेन देन किसके यहाँ होता है? बिजनेस के यहाँ होता है। सारी एक्टिविटी कहाँ होती है? बिजनेस के यहाँ होती है, ना कि बिजनेस के ऑनर। क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं एक लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन है। इसका एक अपना अगर देखें तो इसका एक अपना पृथक अस्तित्व है।
इसका एक अपना पृथक अस्तित्व है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही करता है कि भैया जब भी आप ट्रांजैक्शन करो, जब भी आप बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी करो, तो वो आप बिजनेस के अंतर्गत करो, ना कि बिजनेस के ऑनर। बिजनेस के ऑनर को अलग तरीके से मानो और बिजनेस अलग है, ठीक है। अगला है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस के अंतर्गत आप उन्हीं चीज़ों को आप मेज़र कर सकते हैं, आप उन्हीं ट्रांजैक्शन को मेज़र कर सकते हैं जिनको मनी के टर्म में मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, मैं किसी शॉप पे जाता हूँ और मैं उस दुकानदार से कहता हूँ कि भैया देखो ये जो पेन है ना, एक मैं पेन का उदाहरण देता हूँ कि जो पेन है ना, ये पेन है क्या आपके पास? तो बोलेगा नहीं। तो हम कहेंगे भैया ये पेन ना आप कल ला देना, हमारे लिए कल ले करके आइएगा, मैं इसे खरीद लूँगा। तो क्या ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कहीं मनी नज़र नहीं आ रही है मुझे। मैंने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देना क्या मनी है? ट्रांजैक्शन है एक तरह का? नहीं। तो इसे हम बिजनेस के अंतर्गत ट्रीट नहीं करेंगे। जब तक क्या होगा, ये मनी के टर्म में मेजर नहीं किया जाएगा, तब तक इसे हम ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि उन्हीं ट्रांजैक्शनों को हम बिजनेस के अंतर्गत ट्रीट करते हैं जिनको मनी के अंतर्गत मेजर किया जाता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम ये मान करके अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस इन फ्यूचर यानी कि आगे आने वाले टाइम में चलता रहेगा, जब तक क्या ना हो जाए, वेंडिंग अप ना हो जाए, इंसॉल्वेंट ना हो जाए या बंद ना हो जाए, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि मेरा बिजनेस बराबर कंटिन्यू चलता रहेगा। और फ्यूचर को देखते हुए हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन और प्लानिंग करते रहते हैं, ठीक है। अगला बात करें कि अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? यानी कि हम बिजनेस को करने से पहले हम हर साल क्या करते हैं कि एक प्रॉफिट एंड लॉस एंड P&L बनाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? यानी कि अगर हम बात करें अकाउंटिंग पीरियड की, हर कंपनी अलग अलग तरीके से, बेसिकली अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड यूज करती है कंपनी। अगर प्रेजेंट अकाउंटिंग पीरियड की मैं बात करूँ तो क्या चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021, ये हमारा है करंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो इनके बेस पे अकाउंटिंग की जाती है कि एक पीरियड मान करके आप अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसको हम डबल एंट्री सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 इम्पैक्ट होंगे। जैसे कि मैंने अभी आगे पीछे समझाया था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होंगे। पहला कौन सा? जैसे हमने कोई सामान खरीदे, हमने एक लैपटॉप खरीदा। अब हमने लैपटॉप खरीदा तो कितने इम्पैक्ट पड़े? 2। क्या? एक तो पहली चीज़ हमारे बिजनेस में असेट्स आई, तो असेट्स की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। दूसरा, हमारे पास से कैश गई, तो हमारे पास की कैश की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो इस तरह से क्या हो गया? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं हर बिजनेस में। मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया, एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैंने बिजनेस के पर्पस के लिए सेल फोन खरीदा। अब बिजनेस के पर्पस के लिए मैंने क्या खरीदा? सेल फोन खरीदा। तो अब सेल फोन हमारे बिजनेस में क्या हुआ? 2 इम्पैक्ट मुझे देखने, कौन कौन से? एक तो बिजनेस में मेरा सेल फोन आया तो उससे क्या हुआ? असेट्स की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ? कैश की वैल्यू कम हो गई। कहीं ना कहीं मेरे पास कैश जाएगा तो कैश कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो इस तरह से डुअल एस्पेक्ट काम करता है। तो ये कुछ थे बेसिक कॉन्सेप्ट, आगे भी और बहुत सारे हैं जो आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम बात करें कि अकाउंट्स कितने टाइप्स का होता है, तो बेसिकली बच्चे समझते हैं अकाउंट्स के टाइप्स की कि करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट नहीं। हम यहाँ पर उन अकाउंट्स की बात नहीं करने वाले हैं। वो उन अकाउंट से मेरा यहाँ पर अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो उन अकाउंट से मेरा अभी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर ऐसे अकाउंट्स की बात करने वाले हैं जिनके बेस पे हम क्या करेंगे? बिजनेस में ट्रांजैक्शन को पास करेंगे, बिजनेस में हम ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे। हम यहाँ पर उस तरह के ट्रांजैक्शन की हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं? तो फर्स्ट बात करें पर्सनल, रियल और नॉमिनल। याद रखना, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट को कैसे याद रखा जाए, रियल अकाउंट को कैसे याद रखा जाए और नॉमिनल अकाउंट को कैसे याद रखा जाए। पर्सनल अकाउंट
पर्सनल अकाउंट में बात करें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अभी इनके बाद आगे डिस्कशन किया गया इनके बारे में। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट की बात करें तो कौन कौन से हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आगे देखते हैं, इनके बारे में हमने बहुत विस्तृत डिस्कशन किया है। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, यानी कि जो नेम को सजेस्ट करें, पर्सनल अकाउंट्स आर द वन दैट आर द रिलेटेड विद द इंडिविजुअल, कंपनीज, फर्म, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं? पर्सनल अकाउंट हैं। These person could include नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब हम बात करें कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कितने अकाउंट्स आते हैं, तो 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब सर आप बोलोगे क्या पर्सन भी आर्टिफिशियल होते हैं? हाँ, बिजनेस में पर्सन भी आर्टिफिशियल होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेचुरल पर्सन, दीज अकाउंट रिलेट टू नेचुरल पर्सन, यानी कि जो चीज़ें नेचुरल, अगर हम बात करें, हम इंसान क्या है? नेचुरल हैं। तो हम इंसान जितने भी पर्सन हैं सब नेचुरल हैं। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे वीर, आर्यन, करण, है ना, जैसे मेरा नाम दिनेश, इस तरह के बहुत सारे जितने लोग हैं ये सब क्या हैं? एक तरह से नेचुरल पर्सन है और आएंगे किस अकाउंट के अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। सेकंड बात करते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होते हैं? दीज अकाउंट रिलेटेड टू कंपनीज एंड द इंस्टीट्यूशन सच एज, यानी कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट, कंपनीज, है ना, क्लब, कॉरपोरेट सोसाइटीज, ये सब क्या है? एक तरह के आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जन्म किसके द्वारा हुआ है? कानून के द्वारा हुआ है ना। अगर हम बात करें तो कंपनी एक्ट 2003 के द्वारा इन सब क्या है? रजिस्टर्ड है। इसलिए हमारे लिए क्या? एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन है। आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट्स दैट आर a representative of some person are called the representative account. That these include outstanding interest, outstanding wages and prepaid expenses. अकाउंट की बात कर, रिप्रेजेंटेटिव जो किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें, यहाँ पर जितने भी सारे दे रखे हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की अगर हम बात करते हैं, जिनके आगे जिस अकाउंट्स के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, जिन अकाउंट्स के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की बात करें, वेजेस की बात करें कि जैसे हमने किसी वर्कर से काम करवा लिया, मजदूर से काम करवा लिया, लेकिन हमने अभी तक उसका पैसा नहीं दिया है, अभी तक हमने उसका पैसा नहीं दिया है, या हमने लोन ले रखा है और लोन में जो इंटरेस्ट देना है वो हर महीने में इंटरेस्ट पे करता हूँ, और जैसे मुझे इंटरेस्ट पे करना था अप्रैल महीने का, और आज कौन सा महीना चल रहा? मई। तो अप्रैल महीने का जो इंटरेस्ट है वो मई के महीने में क्या हो गया? कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग हो गई। अभी देना था मुझे, एक्सपेंस बन गया है, बट अभी मैंने पे नहीं किया है, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या हो गया? एक तरह से आउटस्टैंडिंग हो गया। और आउटस्टैंडिंग कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटीज़ हो जाएगी। अगर आपको याद हो कि मैंने कहाँ दिखाया था, करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत दिखाया था, और वो लायबिलिटी किसकी बन जाती है? बिजनेस की। ठीक है। इसी तरह क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? जैसे कोई एम्प्लॉय हमारे पास काम करता है और वो आया, बोला कि भाई मेरी वाइफ की ना तबीयत ख़राब है, मुझे 1 महीने की एडवांस सैलरी दे दो। तो हम क्या करेंगे? उसे 1 महीने की जो एडवांस सैलरी दे दी, वो हमारे लिए क्या हो गई? प्रीपेड हो गई। क्या हो गई? प्रीपेड हो गई। हमने उसको क्या दे दिया? एडवांस दे दिया। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, जो एक दूसरे को प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी मैंने समझा रखे हैं पर्सनल अकाउंट के। द पर्सनल अकाउंट इज द अप्लीकेबल टू ऑल पर्सन। किन किन पे यूज हो सकता है? नेचुरल पर्सन, यानी कि वो ऑनर है ना, माइक ऐसे दिखाया गया है कि सारे नेचुरल पर्सन जिनको भगवान ने बनाया वो सारे नेचुरल ही हैं।
आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनको कानून के द्वारा यानी किसी एक्ट के द्वारा किसी लॉ के द्वारा बने होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, पहचान, IBM, ये बहुत सारी दिखा रखे हैं, जितनी भी आपको सारी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ये सारी जितनी चीज़ें नजर आए वो सब कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल पर्सन, बट हम एज अ पर्सनल अकाउंट मान करके ट्रीट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बात करें कि जिनके सामने प्रोडक्शन क्या है डिपार्टमेंट, ठीक है, उनके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए वो हमारे लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं गोल्डन रूल रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट। अगर हम बात करें रूल की कि किस बेस पे हम ट्रांजेक्शन को पास करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद रखना हमेशा, बहुत हेल्पफुल होगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। आगे देखते हैं रियल अकाउंट। हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत सारे पर्सन आते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट के। रियल अकाउंट में के अंतर्गत सिर्फ असेट्स आती हैं। वो किसी भी प्रकार की असेट्स हो सकती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, करंट, नॉन करंट, किसी भी प्रकार की कोई असेट, जितने भी तरह की असेट्स हैं वो सब क्या है, रियल अकाउंट्स हैं। ठीक है, और एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट में फिर एक बार हमने बताने की कोशिश की कौन कौन से टेंजिबल और इनटेंजिबल, पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं पीछे कर चुका हूँ। मैं सीधे अब रूल पे बात करता हूँ, या सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जितनी भी सारी असेट्स हैं वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। बात करें कि रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी कि आने वाली बिजनेस के अंतर्गत जितनी भी संपत्तियां आएंगी, जितनी भी असेट्स आएगी, उनको हम सब क्या करेंगे, मान करके चलेंगे, डेबिट करेंगे बिजनेस के अंतर्गत, और जितनी भी सारी संपत्तियां बिजनेस के बाहर जाएंगी उन सबको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी मैं प्रैक्टिकली इनके ट्रांजेक्शन करके दिखाने वाला हूँ आपको। आगे बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन। हमने अभी इन चारों टॉपिक पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, लॉसेस क्या है और गेन क्या है। ठीक है, दीज इंक्लूड वेजेस, सैलरी, रेंट, कमीशन, है ना, इंटरेस्ट एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें मैंने अभी, अगर आपने नहीं ठीक से देखा तो आप पीछे जा करके एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, कि इनकम क्या है, क्योंकि क्या है ना, जब तक आप सारे एक एक टर्म समझोगे नहीं तब तक आप अकाउंटिंग को नहीं कर पाओगे। कैसे, जैसे होता ना कि डॉक्टर को पता होता कि कौन सी दवा किस मर्ज के काम में आती है। ठीक है, हम सब जानते हैं इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं, लेकिन बिजनेस के टर्म में इनका कैसे यूज किया जाता है ये सिर्फ अकाउंटेंट ही जानता है। ठीक है, इसलिए इनको इन एक एक टर्म को जानना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शन आप पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इनके रूल भी समझते हैं, क्या रूल हैं। गोल्डन रूल रिलेटेड टू द नॉमिनल अकाउंट, इनसे रिलेटेड कौन कौन से रूल हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि जितने भी सारे हमारे खर्चे होंगे उनको हम क्या करेंगे, और लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी सारी हमारी इनकम होंगी या गेन होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बिजनेस में। आगे देखते हैं, कुछ इस तरह से हमने चीज़ें डिस्क्राइब करके रखी हैं इलिस्ट्रेशन में। सूरज मार्ट द फॉलोइंग, एक ट्रांजेक्शन दिया, कुछ ट्रांजेक्शन में फटाफट डिस्कस करेंगे और नज़र डालेंगे कि सूरज मार्ट फर्नीचर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 और एज अंडर। ठीक है, क्या कहता है, फटाफट एक एक ट्रांजेक्शन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्या ट्रांजेक्शन पास करेंगे, हमने दिखाया कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ कि हम जब भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में पैसा लेकर के कौन इंटर करता है, बिजनेस का ऑनर, और ऑनर की जगह पे हमने क्या रिप्रेजेंट करवाया था, कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल की थ्योरी में अगर आपको याद हो, कैपिटल के डिफिनेशन में आपको अगर याद हो, तो मैंने बोला था ना कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, जो पैसा बिजनेस में ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पर जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस में पैसा लेकर के कौन आएगा, बिजनेस का ऑनर आएगा। ठीक है, बिजनेस में पैसा लेकर के कौन आएगा, बिजनेस का ऑनर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मिनट, नो इशू, हाँ ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000, 1 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि कैश अकाउंट बिजनेस में हमारे क्या आई, कैश आई, दिया किसने, बिजनेस के ऑनर ने, टू कैपिटल अकाउंट। याद रखना, हमने अभी अभी आपको बताया कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है
कि जितने से अकाउंट डेबिट होगा उतने से अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यही बात की थी, ठीक है, कि जितने से अकाउंट डेबिट होगा उतने से अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और हम लोग नरेशन भी लिखेंगे। नरेशन डबल ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं, ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। नरेशन होती क्या है, जो काम ही इस ट्रांजेक्शन के अंतर्गत हम लोग करते हैं वही हमारे लिए क्या है, नरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, यानी गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, किससे, मनीषा से। यहाँ पर थोड़ा सा बात ये ध्यान में रखना, सबसे पहले हम ये ट्रांजेक्शन के अंदर ये देखेंगे, हमने जो गुड्स मनीषा से परचेज की है वो कैश में की है या क्रेडिट में की है। तो यहाँ पर कैश और क्रेडिट कहीं ना कहीं मेंशन नहीं है, तो साफ साफ लिखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि कैश दिया नहीं है और मनीषा का नाम दिया है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। और हमेशा जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो उस गुड्स को किससे ट्रीट करते हैं, परचेज से। तो बिजनेस में हमारे क्या आ गई, गुड्स आई। गुड्स एक तरह से हमारे लिए क्या है, असेट्स है। रूल अगर हम लगाएं, अगर हम डेबिट क्रेडिट का रूल लगाएं, डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन, कौन सा, रियल का। रियल अकाउंट में क्या आती है, असेट्स आती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये डेबिट हो गया। मनीषा हम सब जानते हैं, मनीषा एक पर्सन है, और पर्सन कहाँ आता है, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है यहाँ पर, हम तो है नहीं, हम तो है नहीं, गिवर है। कौन दे रहा है, किससे हम खरीद रहे हैं, मनीषा से। तो मनीषा हमारे लिए क्या हो जाएंगी, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 36,000 से परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा, 36, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। हमने क्या किया, स्टेशनरी परचेज की, कैसे, अब कैश में परचेज की। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम स्टेशनरी यानी कि अपनी लेखन सामग्री अगर हम खरीदेंगे, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि परचेज आया है, स्टेशनरी परचेज आया, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, परचेज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जो स्टेशनरी खरीद रहे हैं ना, उसे बिजनेस में हम यूज करने के पर्पज से खरीद रहे हैं, इसलिए उस असेट्स का हम नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी खरीद करके पर्पस मेरा बेचना नहीं है। यही बात मैंने अभी डिफिनीशन की, परचेज और गुड्स की डिफिनीशन में मैंने आपको सिखाई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी हमारे लिए क्या है, एक तरह का खर्चा है। खर्चे को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। असेट्स भी नहीं है, क्यों, असेट्स वो होती हैं जिनसे हमें क्या, रेवेन्यू जनरेट हो, बट स्टेशनरी से हमें कोई रेवेन्यू तो जनरेट होने वाला है नहीं, ऑपरेशन में हमारी हेल्प तो करेगी नहीं। तो स्टेशनरी हमारे लिए एक तरह का क्या है, खर्चा है, जिसके क्या मुझे बेनिफिट्स लेने हैं, ठीक है। स्टेशनरी किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में आएगी। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो गेन तो हुआ नहीं है, तो ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमने क्या किया, नॉमिनल के अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश। अब बिजनेस में इससे क्या गया, पैसा गया। कैश क्या है, असेट्स है एक तरह की, ठीक है। असेट्स बिजनेस से जा रही है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। आगे देखते हैं अगले ट्रांजेक्शन कि बैंक अकाउंट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000। हमने क्या किया, 35,000 रुपये से बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है। कहाँ, बैंक में। बैंक भी एक तरह का क्या है, पर्सन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक का भी निर्माण एक कानूनी तरीके से हुआ है, लीगल पर्सन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवर कौन है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश की पैसा हमारे पास से जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। आगे हम बात करते हैं गुड्स सोल्ड टू प्रिया। हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड कर दी, किसको, प्रिया को, कितने की, 16,000 की। अब देखिए सेल, गुड्स सेल आ गई ना, तो अब यहाँ पर भी सेल हो रही गुड्स की, तो हम गुड्स की जगह पर क्या ट्रीट करेंगे, सेल। और कहाँ से जा रहे, बिजनेस से, एक तरह की असेट्स है, तो क्या कर देंगे, असेट्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी रूल के अकॉर्डिंग। और प्रिया कहीं ना कहीं रिसीवर कौन है, प्रिया, तो हम लोग यहाँ क्या कर दिए, प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने यहाँ पर नरेशन नहीं डाल रखे हैं, बट आप लोग डाल लेना, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि गुड्स सोल्ड टू प्रिया बाई गुड्स सोल्ड टू
गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऐसे करके डाल देना। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। अब क्या हो रहा, रिसीव कर रहा है, अभी हमने प्रिया को गुड सोल्ड किया, कितने की, 16,000 की, कैसे, उधार। तो अब रिया क्या कर रही है, 2 तारीख को बेचा और अगले दिन प्रिया 3 तारीख को मुझे क्या कर रही है, पे कर रही हैं। हम अब रिया से क्या कर रहे हैं, प्रिया से हम चेक रिसीव कर रहे हैं। अब बेटा बताओ, चेक अगर रिसीव होगी, अगर चेक रिसीव होगी तो चेक कहाँ जाएगी, बैंक में। तो रिसीवर कौन होगा चेक का, बैंक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक एक तरह का क्या है, पर्सन, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, प्रिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, प्रिया। तो यहां पर क्या कर दिया गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया 16,000 से, ठीक है। आगे देखते हैं 5/4 को सोल्ड गुड्स टू निधि, हमने फिर निधि को गुड्स सोल्ड कर दी। अब यहाँ रिसीवर कौन है, निधि। गुड्स हमारे पास से जा रही, क्रेडिट, तो निधि को क्या, यहाँ टू क्या कर दिया, सेल्स। निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 14,000 से, ठीक है। निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स 14,000 से। आगे देखते हैं, अभी निधि को मैंने बेचा, अब निधि क्या कर रही है मुझे, अभी निधि को हमने 5 तारीख को बेचा, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 5/4/2017 को मैंने निधि को गुड्स सोल्ड की, और अब निधि क्या कर रही है, 8/4/2017 को निधि हमें क्या कर रही है, पे कर रही है, ठीक है। ₹40,000, कितने की, क्योंकि 14,000 के बेचा, तो अब वो पैसा किस में दे रही है, कैश में। अभी देखा उस ट्रांजेक्शन में क्या देखा था, बैंक था, क्योंकि चेक दे रही थी, और चेक देंगी तो चेक कहाँ जाएगी, बैंक में। अब यहाँ पर क्या दे रही है, कैश, तो कैश तो सीधे हमारे बिजनेस में आएगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को हमने रिसीव कर लिया, डेबिट द रिसीवर, सॉरी कैश एक तरह से हमारे लिए क्या है, असेट्स है। असेट्स को हम क्या करेंगे, असेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू प्रिया, देने वाला कौन है, प्रिया। तो इसलिए क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु, हमने गुड्स परचेज की किससे, रितु से, कितने की, 20,000 से, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु। आगे देखते हैं, इंश्योरेंस पेड, ये सेम ट्रांजेक्शन है ऊपर जैसे, ठीक है। तो थोड़े अलग अलग जो टाइप के मैं होते हैं फटाफट बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। इंश्योरेंस पेड बाय चेक, अब हमने क्या किया, इंश्योरेंस, अब बिजनेस में मैंने इंश्योरेंस करवा रखा असेट्स का, है ना, गुड्स का, कहीं ना कहीं, ठीक है। इंश्योरेंस पे एक तरह से मेरे लिए क्या है, खर्च है। अब खर्च को क्या करेंगे, डेबिट, सबको पता है भाई, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और टू चेक पे कर रहे हैं, तो चेक कहाँ से क्रेडिट होगी भैया, अकाउंट से, ठीक है, बैंक। तो बैंक को क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। आगे देखते हैं, पेड रेंट, पेड रेंट ₹2,000, हमने रेंट पे किया, कितने का, 2,000। रेंट हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, और किस में पे किया, कैश में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 गिवन एज चैरिटी, हमने क्या किया, 1,500 रुपये की गुड्स क्या कर दी, दान दे दी, किसके, कहाँ पर, चैरिटी के नाम पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर हम ट्रांजेक्शन करते थे पहले तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे, हाँ करते तो थे डेबिट, बट यहाँ पर देखने की बात यह है कि जब भी हमने डिफिनीशन में आपको बताया था कि गुड्स हम जब भी खरीद करके लाते हैं तो मेरा मकसद होता है सेल करना। अब यहाँ पर जो हमने गुड्स की जो लागत है वो 1,500 रुपये है, उसको मैंने क्या किया, कहीं बेचा है, नहीं, हमने गुड्स बेची नहीं, हमने क्या कर दिए, दान में दे दिए। इसलिए परचेज को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बिना बिके चली गई, इसलिए परचेज उतने से क्या हो गया, कम हो गया। और चैरिटी एक तरह से हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो हमने बताया कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो उसके रियल के नॉमिनल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया, और उतने से गुड्स क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। आगे देखते हैं, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200। अब क्या कर रहा है, मैंने परचेज किया क्या, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। अब ऑफिस फर्नीचर मैंने परचेज किया, तो जाहिर सी बात है अगर मैंने फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदा है तो यूज करेंगे, और वो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगी, असेट्स। परचेज गुड्स नहीं है, क्योंकि हम डील नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर असेट्स हो जाएगी, तो पर्टिकुलर फर्नीचर का हम क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, ये असेट्स है, डेबिट व्हाट्स कम इन रियल के अकॉर्डिंग, और रियल के अकॉर्डिंग ही
क्रेडिट वॉज गोज आउट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे। ठीक है, आगे कैश विड्रा फॉर हाउस होल्ड पर्पज ₹5000। हमने क्या किया, कैश विड्रा की, किसके लिए, किस पर्पज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने बताया था ना कि जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से अपने या पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स विड्रा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रही है, तो कैश को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव बाय कैश। अब हमने क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा, इनकम हो रही है मेरी, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, हमने किसी को लोन दे रखा होगा या कुछ भी दे रखा होगा तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। जी क्या हमारे लिए इनकम है, कैश में मिल रही, तो हमने कैश को क्या कर दिया, डेबिट, पैसे, डेबिट व्हाट्स कम इन रियल के अकॉर्डिंग कैश, क्योंकि ठीक है तो आ रही है टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का इनकम है। और हमने बताया कि भैया नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्या होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। आगे देखते हैं, अगली ट्रांजेक्शन है 30/4/2017 की, कमीशन पेड ₹3000 बाई चेक। खर्चा है भाई, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से किया है, ठीक है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं, टेलीफोन बिल पेड बाय चेक। अब टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन बिल क्या है, एक तरह से हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और किस तरह से पे कर रहे हैं, चेक के द्वारा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि खर्चों को डेबिट और चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक बैंक कहाँ आ जाएगी, बैंक से जाएगा पैसा ना, तो बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ अगला देखते हैं 30/4 को, 30/4/2017 को क्या किया गया, पेमेंट ऑफ अ सैलरी इन अ कैश। हमने सैलरी पे की, सैलरी भी हमारे लिए एक तरह का खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो नरेशन डाल दिया। तो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।